हाँ बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं? बहुत जरूरी है। स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने आप को सक्षम जब ही बना पाएंगे, और वो असंभव नहीं है। कहा है ना, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। बहुत जरूरी है प्यारे, संघर्ष करना बहुत जरूरी है। हिम्मत और हौसला रखना। जब तक हिम्मत और हौसला नहीं होगा, तब तक हम मंजिल को नहीं प्राप्त कर सकते, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और आप इस समय जुड़े हुए हैं मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ, और मैं हूं आपका अपना, नाम है SM गौड़, हिंदी पढ़ाता हूं, मोशन के चैनल पे आता हूं। आज हमारा जो पहला पाठ है वो बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब, देखो भाई साहब का भी अपना रोल होता है प्यारे। और एक बात बताऊं, वैसे भाई साहब होते ही बड़े हैं। बड़े होते हैं तभी तो भाई साहब होते हैं। छोटे होंगे तो भाई साहब होंगे नहीं। आपके भी भाई साहब होंगे, छोटा बच्चा होगा, छोटे भाई बहन होंगे, और उनसे बड़े वाले जो होंगे वो भाई साहब होंगे। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पाठ है बड़े भाई साहब। और बड़े भाई साहब को लिखा किसने है? प्रेमचंद जी ने। इसके जो राइटर हैं वो हैं प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी ने इस पाठ को लिखा है। पाठ क्या है? कहानी है। एक कहानी क्या है सुना देता हूं आपको समरी के साथ, और उसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन आंसर। बड़े भाई साहब एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, मन पर प्रभाव डालने वाली है। इसमें दिखाया गया किस प्रकार आयु में बड़े भाई को अपने बड़े होने की चाह हमेशा परेशान किए रहती है। मैं बड़ा हूं, यह हमेशा उनको मन के अंदर हमेशा बना रहता है। बड़े होने के योग्य गुण चाहे हो या नहीं हो, फिर भी वो बड़े हैं, इसलिए बड़े बन जाते हैं। लेखक का बड़ा भाई 14 वर्ष का था, लेखक 9 वर्ष का था। अंतर था उम्र के बीच में। बड़ा भाई 2 साल फेल हो चुका था, इसलिए वह अब लेखक से केवल 3 दर्जे मींस क्लास, सिर्फ 3 क्लास आगे था। वो पढ़ाई में चाहे कैसा भी हो, लेकिन बड़ा होने के नाते लेखक से डांट डपट करना और उस पर निगरानी रखना अपना धर्म समझता था। मैं बड़ा भाई हूं, और बड़ा भाई हूं तो मेरा दायित्व तो बनता है अपने भाई पर निगरानी रखना, कंट्रोल रखना। और वो शायद ऐसा करता था। लेखक देखता था कि उसका बड़ा भाई अक्सर किताबें खोले बैठा रहता है, परंतु उसका दिमाग कहीं और होता था। वह अपनी कॉपियों और किताबों पर चिड़ियों की, कुत्तों की तस्वीरें बनाता रहता था। कब होता था? जब उसका मन नहीं लगता था। आप भी ऐसा करते होंगे। कई बार जब हमारा मन नहीं लगता, सर बढ़ाते रहते हैं और हम पन्ने पलटते रहते हैं। देखा होगा ना आपने। हाँ, ये सब हमारे साथ ऐसा घटता है। वह अपनी कॉपियों किताबों में कुत्तों की तस्वीरें बनाया करता था। एक ही नाम कई बार लिखा करता था। इन बेतुकी बातों का कोई अर्थ नहीं होता था। नहीं लेखक बड़े भाई से इसका अर्थ पूछने की हिम्मत कर सकता था, क्योंकि बड़े भैया थे, बड़े तो बड़े थे, कैसे पूछ लेता लेखक। प्रेमचंद जी कुछ पूछ नहीं पाते थे भैया से। भैया जी पिक्चरें बनाया करते थे, पन्ने उल्टा करते थे। बड़ा भाई समझाता था। लेखक का मन पढ़ाई में बहुत कम लगता था, इसलिए वो मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता था। दोनों भाई हॉस्टल में रहकर के पढ़ाई कर रहे थे। खूब खेलता, कभी दोस्तों से गप्पे लड़ाता, कभी झूलने का मजा लेता। परंतु कमरे में पहुंचते ही बड़े भाई साहब पूछते, सीधे ही जाते। क्या पूछते? कहाँ थे तुम इतनी देर से? मैं तो इतनी देर से पन्ने पलट करके पढ़ाई कर रहा हूं, तुम कहाँ थे? उनका रुद्र रूप देखकर। रुद्र मींस क्या होता है बेटा? क्रोध। क्रोधित रूप देख करके लेखक कांप जाता, मौन धारण कर लेता। इस पर बड़ा भाई स्नेह और रोष भरा उपदेश दिया करता। स्नेह भी होता, रोष भी होता, गुस्सा भी होता। उपदेश देता, समझाता था। अंग्रेजी पढ़ना हंसी खेल नहीं है प्यारे। मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, फेल हो जाता हूं, हाँ, लेकिन इसके पीछे लॉजिक है। क्या? मैं रात दिन आंखें फोड़ता हूं, तब जाकर वह विद्या आती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख पाते। मुझे देखा, मैं कोई खेल तमाशा नहीं देखता, फिर भी एक क्लास में 2-2 3-3 साल लग जाते हैं। बेचारा लगातार पढ़ता है। कौन? लेखक का बड़ा भाई। लेकिन फिर भी हर साल 2-2 3-3 सालों में क्लासें निकल रही हैं। अपने भाई को समझा रहा है लेखक को।
भैया मैं लगातार पढ़ता हूं फिर भी मेरी कंडीशन देख ले, और तू है कि टाइम पास करता है, इधर उधर फिरता है। तुम यूं ही खेलते रहे तो उम्र बीत जाएगी, इससे तो अच्छा है घर चले जाओ, दादा की मेहनत की कमाई को यूं बर्बाद न करो। भैया अच्छा है तुम घर चले जाओ, कम से कम दादा परदादा की जो कमाई है उसको ऐसे वेस्ट मत करो। समझाता था लेखक को। कौन? बड़े भैया समझाते थे। फिर क्या किया लेखक ने? क्या किया? टाइम टेबल बना लिया। भाई क्या करेंगे आप? टाइम टेबल के आधार पर हम पढ़ाई करेंगे। तो ये टाइम टेबल बन गया देखो। लेकिन उस टाइम टेबल का क्या हुआ? भाई साहब की कड़ी बातें सुनकर लेखक खूब रोता पछताता। भाई ऐसी ऐसी चुभती हुई बातें कहता कि लेखक का कलेजा कांप जाता था। भाई डांटता था। एक तो मन के अंदर ऐसा था कि छोटा भाई पास होता चला जा रहा था, बड़ा भाई फेल हो जाता था। वो भी एक पीड़ा मन के अंदर बसी हुई थी। दूसरी बात, लेखक समझने की कोशिश नहीं करता था। बड़ा भाई समझाता था लेकिन लेखक का मन तो पढ़ाई में लगता था नहीं, खेलने कूदने में लगता था। फिर क्या हुआ? टाइम टेबल बन गया भैया। रोता पछता था, भाई ऐसी ऐसी बातें कहता, परेशान हो जाता, चुपती बातें होती। टाइम टेबल बनाता, रोज की दिनचर्या बनाता, उसमें खेलने का समय बिल्कुल भी नहीं रखता। ओहो हो। टाइम टेबल बना लिया, खेलने का टाइम बिल्कुल नहीं, मतलब हम सिर्फ पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। परंतु पहले ही दिन से उस टाइम टेबल की अनदेखी शुरू हो जाती। मैदान की खुली हवा, फुटपाथ, वॉलीबॉल देखते ही वह फिर से मैदान की ओर दौड़ पड़ता। परिणाम स्वरूप उसे फिर से भाई साहब की डांट सुननी पड़ती, झिड़कियां सुननी पड़ती। उसके लिए भाई का सामना करना नंगी तलवार पर चलना प्रतीत होता था। आप देखिए यह मुहावरा आ गया है, नंगी तलवार पर चलना। बहुत कठिनाई का सामना करना, परेशानी का सामना करना, और भाई के सामने जाने से पहले उसे डर लगने लग जाता था। मारेगा, डांटेगा भैया, बहुत बुरा डांटेंगे, ये उसके मन के अंदर बैठ जाता था। परंतु वह क्या करे, उससे खेलों का तिरस्कार नहीं हो पाता था। यह भी प्रॉब्लम थी, वो खेलों को नेगलेक्ट नहीं कर पाता था बेचारा। सोचता था अरे भाई ये खेल किसके लिए हैं? हमारे लिए ना, अब हम नहीं खेलेंगे तो कौन खेलेंगे? ऐसी विचारधारा उसके मन के अंदर आ जाती थी। फिर एग्जाम हुआ भैया। हर साल जैसा होता है एग्जाम हो गया, और फिर हो गया बिल्कुल जो होना था। भाई साहब फिर फेल हो गए। वार्षिक परीक्षा हुई, भाई साहब फिर से फेल हो गए। लेखक अपनी कक्षा में प्रथम आ गया। कई बच्चे होते हैं, आप लोगों के अंदर भी ऐसे बच्चे होते होंगे। कई बच्चे लगातार निरंतर प्रयास करते हैं, लेकिन वो थोड़ी देर पढ़ते हैं बच्चों, और जितनी देर पढ़ते हैं ना उतनी देर में परफेक्ट पढ़ जाते हैं। जैसा कि आप लोग कोशिश करते हो। जितना समय हम पढ़ रहे हैं उस समय में हम सिर्फ पढ़ने का काम करेंगे तो हम सफलता प्राप्त कर लेंगे। और हम लगातार बैठे हुए हैं, कॉपी किताबें खोल करके, मन तो लग नहीं रहा, तो फिर क्या होगा? टाइम पास हो रहा है, तो टाइम हमें पास करने वाला नहीं है। टाइम तो गुजर जाएगा, पास हो जाएगा, हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। इसलिए हम जितना भी पढ़ें, जितने भी समय पढ़ें, बिल्कुल मस्तिष्क को संतुलित करके पढ़ें, एडजस्ट करके पढ़ें कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जब तक हम एक पर्टिकुलर मैनेज करके नहीं पढ़ेंगे, व्यवस्था करके नहीं पढ़ेंगे, तब तक आउटपुट मिलने वाला नहीं है। इस बात का बच्चों ध्यान रखना है। समय गुजर जाता है, फिर बाद में क्या होता है? हमारे हिंदी में क्या कहा? सांप निकलने के बाद उस लाइन को पीटते रहो, कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। इसलिए हम समय पर चलते हुए कार्य को कर लें तो बहुत अच्छा है। क्या हुआ? परीक्षा हो गई, भाई साहब फेल हो गए, लेखक फर्स्ट डिवीजन पास आया। बड़े भाई को खूब सुनाया उसने। ऐसा उसके मन के अंदर लाया कि अब गुस्सा आ रहा है, मैं बड़े भाई को खूब सुनाऊं। बड़े भाई लेखक की निडरता भांप ली। आखिर एक दिन उनके संयम का बांध टूट गया। अब जो छोटा भाई था, वो छोटा भाई धीरे धीरे आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा। उसने कहा बड़ा भैया फिर फेल हो गया, अब अपन से ज्यादा कहने का अधिकार उनका है नहीं, इसलिए वो फिर से आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा। फिर क्या हुआ? लेखक सुबह से लेकर शाम तक गुल्ली डंडा खेलने लगा। भोजन के लिए जब वो आया, बड़े भाई ने उसे आड़े हाथों लिया, बुरी तरह से आड़ो हाथों लिया। आड़े हाथों लेना, आड़े हाथों लेना, यहां पर आ गया
आड़े हाथ लेने का मतलब होता है खरी खरी सुनाना। बिल्कुल भैया ने है ना बढ़िया वाली सुनाई कि लग गया भैया, आजकल तू ज्यादा हाई भारी हो रहा है। उसने कहा देख रहा हूं इस साल कक्षा में प्रथम आ गए हो, तुम्हें घमंड हो गया है, परंतु घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, तुम्हारा क्या घमंड रहेगा। समझा रहे हैं लेखक को। जानते हो रावण चक्रवर्ती राजा था, आज के अंग्रेज भी चक्रवर्ती नहीं हुए। रावण को सभी राजा कर देते थे, टैक्स देते थे, मगर फिर भी उसका घमंड टूट गया। शैतान हो या शाहरुम, सबका अहंकार नष्ट होता है। तुम कौन से अहंकार की बात कर रहे हो? तुमने एक दर्जा क्या पास कर लिया, तुम्हें घमंड हो गया। ये पास होना भी अंधे के हाथ बटेर लगना है। देखो मुहावरे आ रहे हैं, अंधे के हाथ बटेर लगना। क्या मतलब हुआ? अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका मतलब हो गया अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका मतलब हो गया अयोग्य व्यक्ति को बहुमूल्य वस्तु मिलना। अयोग्य व्यक्ति को बहुमूल्य वस्तु मिलना को कहेंगे अंधे के हाथ बटेर लगना। परंतु ये बटेर बार बार हाथ नहीं लगती भैया। तुम सोच रहे होंगे ना कि तुमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, लेकिन ऐसा कुछ बार बार होने वाला नहीं है, ये ध्यान रख लेना। समझा रहा है कौन? बड़ा भैया। किसको? छोटे भाई को। फिर सिलेबस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी समझा रहा है, पाठ्यक्रम की मुश्किलें क्या क्या। भाई साहब बोले मेरे फेल होने पर न जाओ, मेरी कक्षा में पहुंचोगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। दांतों पसीना आना मतलब मुश्किल का सामना होना। तुम्हें बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा बाबू जब मेरे सामने आओगे। यहां पर कहा गया कि तुम मुश्किल का सामना करोगे। कैसे करेंगे मुश्किल का सामना? मुश्किल का सामना, परेशानी जब आएगी तुम्हें फेस करना पड़ेगा, और तब दांतों पसीना आना मतलब वही है मुश्किल का सामना करना। देखो अजीब अजीब मुहावरे हुआ करते हैं हिंदी में। दांतों पसीना आना, दांतों में पसीना आता है क्या? लेकिन वही बात है, मुश्किल का सामना करना। अरे इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, अंग्रेजों का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। पता है तुम्हें 8 हार्ट हेनरी हुए हैं। सामाजिक जब पढ़ोगे पता लगेगा हेनरी फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाँ दर्जनों जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम हुए हैं, कौड़ियों चार्ल्स हुए हैं। इन सब के किस्से याद रखते रखते तुम्हें चक्कर आने लगेंगे, चक्कर। ज्योमेट्री बनाने वाले तो व्यर्थ में छात्रों का खून पीते हैं। हाँ जबरदस्ती इतने भारी भारी कोर्स बना दिया, छात्रों का खून पीते हैं। स्टूडेंट के साथ यही होता है, वो यही सोचने लग जाता है यार क्यों इतनी सारी फफूंद पैदा कर दी हमारे लिए, इतनी सारी प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर दी हमारे लिए। पढ़ना हमें पड़ेगा, चेंज हमें लाना पड़ेगा, पूरे दिन रात बैठ करके पढ़ाई करनी पड़ेगी। मरने वाले मर गए, अंग्रेज मर गए, अंग्रेजी छोड़ गए, इतना सारा इतिहास बन गया, जाने वाले चले गए, हमें भुगतना पड़ रहा है। ये सब आपको लगेगा। समझना चाह रहे हैं भाई साहब? बताओ, अगर अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया तो क्या हो गया? कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? लेकिन रटंत विद्या, इसी रटंत विद्या का नाम शिक्षा है कि आपको ऐसे ही पढ़ना है। एबीसी की जगह सीबीए पढ़ दिया तो क्या दिक्कत आ गई? भाई साहब समझा रहे हैं किसको? प्रेमचंद जी को, लेखक को। भैया हो क्या गया? लेकिन
हम चल रहे हैं बिल्कुल उस लकीर पर, सांप की लकीर पर पीछे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करना शायद नहीं आया। आना चाहिए, बहुत जरूरी है। हर चीज को तरीके से अपडेट, इसीलिए तो अपडेट होना जरूरी है। हमें आवश्यकता इसी चीज की है, हम समय के अनुसार अपने अंदर बदलाव ला सकें। आज क्या आवश्यकता थी इस वीडियो के द्वारा आपको हमें मिलने की? क्यों जरूरत थी? थी बेटा, क्योंकि समय के अनुसार आज सारी जो चीजें हैं वो बदलती जा रही हैं। उस बदलते समय और बदलती चीजों के साथ मोशन आपको प्रोवाइड करवा रहा है इन सारी सुविधाओं को। आपको खुश होना चाहिए कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, कंप्यूटर, अरे सारी चीजें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो के साथ साथ सारी चीजें आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाई जा रही है। और हम बिल्कुल मोशन के साथ जुड़कर आपके लिए ये सेवाएं दे रहे हैं, उपस्थित हैं। परंतु इसी रटंत का नाम है शिक्षा। अब रेखा पर लंब गिराने का छात्रों से क्या वास्ता है? परंतु परीक्षा पास करने के लिए ये सब खुरापात करनी पड़ेगी। वहां कहा गया रेखा पर लंब गिराओ, ये रेखा, इस पर लंब गिराओ। भैया स्टूडेंट लाइफ में इन चीजों से लंब डालने न डालने से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन नहीं, रेखा पर लंब गिराओ। कई चीजें ऐसी हैं जिन चीजों पर हम ध्यान ही नहीं दे पाते। वास्तव में देखा जाए तो नहीं दे पाते ध्यान। हम उसी सिस्टम पर चलते जा रहे हैं जो सिस्टम चला आ रहा है। हम परिवर्तन करना नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते परिवर्तन? क्यों नहीं अपडेट होना चाहते? यही बात यहां पर समझा रहा है। लेकिन लेखक के दिमाग में क्या है? नेगेटिविटी भरी हुई है पूरी की पूरी। वो बदलना नहीं चाहता। क्या? अब बताइए, समय की पाबंदी पर 4 पन्नों का निबंध लिखने को कहा गया। क्या कहा गया? समय की पाबंदी पर 4 पन्नों का निबंध। अरे समय बचाना है तो भाई 4 पन्नों का निबंध क्यों लिखवा रहे हो? एक तो आप कह रहे हो समय की पाबंदी, दूसरी तरफ आपने लिखवा दिया 4 पन्नों का। हिमाकत है कि नहीं है ये? है? अरे जो बात एक ही वाक्य में कही जा सकती है, इतने सारे पन्ने खराब क्यों करें? ये छात्रों पर सरासर अत्याचार है। अभी तो ये निबंध संक्षेप में है, वरना शायद 200 पन्नों में लिखवाते। अरे 4 पन्ने तो आपने संक्षेप में लिखवा दिए। आप विस्तार से कराओगे तो कितना लिखाओगे भैया? इन अध्यापकों को जरा भी तमीज नहीं है। देखो, इन अध्यापकों को जरा भी तमीज नहीं है। और लाला, मेरे दर्जे में आओगे ना तो ये सारे पापड़ तुम्हें बेलने पड़ेंगे। ये पापड़ बेलने पड़ेंगे। अध्यापकों को तो नॉलेज नहीं है, लेकिन जब मेरी क्लास में आ जाओगे ये सब तुम्हें भी झेलना पड़ेगा, जो आज मैं झेल रहा हूं। मैं लाख फेल हो गया, परंतु अनुभव तुमसे ज्यादा है। हाँ, एक्सपीरियंस तुमसे ज्यादा है। मैं फेल जरूर हुआ था। अरे यार, मैं तो फेल इसीलिए होता हूं ताकि एक्सपीरियंस लेता रहूं। ऐसा भी होता है क्या? नहीं होता, नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर देखिए बात, भाई साहब कि ये जो तिरस्कार थी, ये वचन सुनकर लेखक को भोजन बहुत बेस्वाद लगा। आज खाना खाने में मजा नहीं आया था। वो ऊंचे दर्जे की पढ़ाई का भयंकर चित्र सुनकर भयभीत हो उठे थे। उनके मन के अंदर, अरे यार, इतने ऊंचे दर्जे की, इतनी हाई फाई पढ़ाई अपन करेंगे। परंतु फिर भी उनकी रुचि पुस्तकों की ओर न बन पाई। अब वो चोरी चोरी खेलने जाने लगा। क्या करते? आदत जो पड़ गई थी, ये भी एक नशा है। मम्मी डांटे, पापा डांटे, लेकिन खेलने तो जाना ही जाना। तो बड़े भाई ने इस बार दिन रात मेहनत की। अगले साल देखो, अब वो चोरी चोरी खेलने जाने लगा। फिर क्या हुआ? अगले साल बड़े भाई साहब फिर फेल हो गए, जबकि लेखक दर्जे में पास हो गया। भैया जी वो तो फिर पास हो गए। बड़े भाई ने इस बार दिन रात मेहनत की थी, एक एक शब्द चाट गया था, फिर भी फेल हो गया। परिणाम सुनकर रो पड़ा। यार सही बात थी, इस बार तो लेखक को भी बुरा लगा, क्योंकि लेखक स्वयं देख रहे थे कि वाकई भाई ने बहुत ज्यादा पढ़ाई की थी। ये क्या हो गया था? उसे भाई पर दया आने लगी। वो दोनों में बस एक ही कक्षा का अंतर रह गया था। लेखक के मन में विचार आया कि कहीं बड़ा भाई अगले साल फिर फेल हो गया तो दोनों एक ही क्लास में आ जाएंगे। फिर वो कहां से मेरी फजीयत करेगा? फजीयत करना, इंसल्ट करना नहीं कर पाएगा। फेल होने के बाद बड़ा भाई नरम पड़ गया। उसे समझ में आ गया था अब उसका लेखक को डांटने का अधिकार नहीं रहा था। किस अधिकार से वो डांटेगा? लेखक की स्वच्छंदता बढ़ने लगी। अब उसे कनकव्वे उड़ाने का शौक लग गया। कनकव्वे, पतंग,
अब वो पतंग उड़ाने लगा था। अब उसे कनकव्य उड़ाने का शौक लगा था। बच्चे भी अजीब अजीब से शौक होते हैं बच्चों के। अब वो पतंग उड़ाने का शौक लग गया। वो पूरा दिन पतंगबाजी में खेलने लगा। हाँ, ये बात बराबर ध्यान रखता था कहीं उसका भाई उसे देख न ले। यह उसका अदब और सम्मान पूरा बनाए रखता था। इज्जत बनाए रखने के लिए, हाँ भाई देख न ले। पतंग लूटते हुए पकड़ा गया। एक संध्या होटल से दूर कनकौवा लूटने जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी। बालकों की सेना झाड़ूदार बांस और लग्गी लगाए हुए बेहताशा दौड़ी जा रही थी। आपने भी देखा होगा इस सीन को। 2 रुपए की पतंग के लिए हम जान झोंक देते हैं। उन डंडों पर लगे हुए वो झाड़ू, वो झाड़, और हम पीछे पड़ जाते हैं पतंग के। नीचे दुर्घटनाएं घटित हो जाती है, हम टकरा जाते हैं। सहसा बड़े भाई ने लेखक को देख लिया। उसने लेखक का हाथ पकड़ लिया। बोले, इन बाजारी लड़कों के साथ ढेले का फोकट का कनकौवा लौटती हुई तुझे शर्म नहीं आती? लूटते हुए 8वीं में पढ़ते हो, कुल अपनी पोजीशन का ख्याल तो करो। एक जमाना था, क्या जमाना था कि जब 8वीं क्लास में पढ़ने वाले नौकरी लगने लग जाते थे। माना कि तुम जहीन हो, कल को यह भी हो सकता है तुम मेरी जमात में आ जाओ या मुझसे आगे निकल जाओ, फिर भी यह न समझना कि मुझे तुम्हें कुछ कहने का अधिकार नहीं है। यार मैं बड़ा हूं, मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरा दायित्व तो बनता है। तुम तो नालायक होते हुए चले जा रहे हो। बड़े भाई को दुख होता है। भाई बोला, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं, तुम मुझे तजुर्बे की बराबरी नहीं कर सकती। तुम चाहे एमए, बहुत सारी डिग्रियां क्यों नहीं ले लेते, तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी नहीं आएगी। दादा और अम्मा कोई पढ़े लिखे तो नहीं थे, फिर भी हमें पढ़े लिखों की तरह समझाने का हक उनका है। भगवान न करे मैं बीमार हो जाऊं, तुम्हारे हाथ पैर फूल जाएं, तुम्हारे दादा का तार करने के सिवा तुम्हारे पास कुछ नहीं करोगे। अगर परिस्थितियां बदल जाएगी तुम क्या कर लोगे? समझाने की कोशिश कर रहा है वाकई बड़ा भाई। क्योंकि देखो बेटा, कई दिमाग एक जैसे नहीं होते, सभी लोगों की सोच एक जैसी नहीं होती, सभी लोगों की क्वालिटी एक जैसी नहीं होती। हमें उनको समझना चाहिए। परंतु तुम्हारी तरह दादा हो तो बिल्कुल न घबराएं, वे खुद मर्ज पहचान कर इलाज कर लेंगे या डॉक्टर को बुलाएंगे। अरे हम तुम तो महीने भर के खर्च का हिसाब किताब ही नहीं लगा सकते, परंतु दादा ने हमारे खर्च से भी आधे में अपनी उम्र का बड़ा भाग बेनामी से बिता दिया है। हमारे लिए हमारे दादा ने इतनी मेहनत की है, इतना पैसा कमाया है, तब जाकर आज हम यहाँ पर हैं। हमारे हेडमास्टर को लेखक कहता है, हमारे हेडमास्टर को ही ले लो, वो पढ़ा लिखा है, 1000 से भी अधिक पैसे कमाता है, किंतु उसका घर खर्च उसकी माँ चलाती है। इसलिए भाईजान समझो बात को, गरूर को दिल से निकाल डालो। मैं तुम्हें बिना राह बेराह पर चलने नहीं दूंगा। यदि न माना तो थप्पड़ भी रसीद कर सकता हूं। तुम मेरी बात को समझ जाओ, समझने की कोशिश करो। क्यों, यदि तुम रास्ता भूल करके बिना राह चलने की कोशिश करोगे तो मुझे ये अपनाना पड़ेगा। लेखक को बड़े भाई की ये नई युक्ति बहुत अच्छी लगी। वह उसके सामने झुक गया। उसे लेखक को अच्छा लगने लगा है। उसमें सचमुच लघुता का अनुभव हुआ। लघुता, छोटापन, मैं छोटा हूं, छोटा ही रहूंगा। बोला, आपको कहने का पूरा अधिकार है। यह सुनते ही बड़े भाई ने लेखक को गले से लगा लिया। यार कई बार ईगो भर जाता है, कई बार प्रेस्टीज पॉइंट आ जाता है। लेखक ने गले लगा लिया, उस बड़े भाई ने लेखक को गले लगा लिया। आहा, कितना प्यार, वो प्रेम फिर से बनने लगा था। वो अपनापन आ गया था। बोला, यार कनकव्य उड़ाने को मना नहीं करता मैं, मेरा भी जी ललचाता है, मैं भी कनकव्य उड़ाऊं, मैं भी पतंग उड़ाऊं। कौन कह रहा है? बड़ा भाई कह रहा है। लेकिन तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा? अगर मैं बिना राह पर बेराह पर मैं चलने लगा, अगर इन रस्तों पर मैं खुद चलूंगा तो मैं कैसे रोक पाऊंगा मेरे भाई? तभी एक कटा हुआ कनकौवा ऊपर से गुजरा, एक पतंग ऊपर से गुजरा, और बड़े भाई ने लपक कर उसे पकड़ लिया। वो बेहताशा होटल की तरफ दौड़ा और लेखक उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ा था। हाँ, आनंद का अनुभव कर रहा था लेखक अब अपने भाई के साथ। अब आनंद उसे भी आ रहा था, उसे भी मजा आ रहा था, वो भी खुश था उन सारे दृश्यों को देखकर। आज दोनों भाइयों के बीच का जो प्रेम था वो वापस लौट आया था। कैसा लगा बेटा पाठ? अच्छा लगेगा। हम जब पाठ के साथ जुड़ेंगे, कहानी के साथ जुड़ेंगे, हमें सारे लेसन्स पढ़ने होंगे और लेसन्स पढ़ने के बाद हम करेंगे उनके क्वेश्चन आंसर्स। यस, तैयार हैं आप लोग? जरूरी है तैयार होना। यस बोलिए, तैयार है? यस। आइए फर्स्ट क्वेश्चन। यहां बार बार मैं चल रहा था। ये मैं कौन है? क्या ये लेखक है, बड़ा भाई है, अध्यापक जी है, या फिर पिताजी हैं?
कौन है? यस, मैं लेखक है यहां पर। लेखक ने कहा है। बड़ा भाई लेखक से किस चीज में आगे था? बड़ा भाई लेखक से किस चीज में आगे था? अनुभव में, पढ़ाई में, सफलता में या योग्यता में? बड़े भाई में क्या अधिक था? अभी पाठ देखा अपन ने, अनुभव। उम्र थी तो उम्र के साथ एक्सपीरियंस जरूर था बड़े भाई के अंदर जाना। बड़ा भाई अनुभव को महत्व क्यों देता है? देखो आंसर आ गया ही। अनुभव में महत्व क्यों देता है? लेखक को लताड़ने के लिए, लेखक को खेलकूद से रोकने के लिए, अपना दबदबा बनाए रखने के लिए, या फिर अनुभव का महत्व समझाने के लिए? क्या आंसर होना चाहिए? अनुभव का महत्व समझाने के लिए। कि जीवन में अनुभव का एक्सपीरियंस अपनी जगह पर होता है बेटा, जीवन में अनुभव का महत्व अपना होता है। ठीक है। बड़ा भाई किताबों को महत्व क्यों नहीं देता? किताबें समझ पाने के कारण नहीं। बड़ा भाई किताबों को महत्व क्यों नहीं देता है? किताबें न समझ पाने के कारण, अनपढ़ होने के कारण, किताबों की व्यर्थता जानने के कारण, अनुभव ज्ञान को सच्चा ज्ञान मानने के कारण। उनको किताबों को महत्व क्यों नहीं देता वो? क्योंकि उसका मानना है, क्या मानना है? कि किताबें समझ में नहीं आती, पहली बात। दूसरी बात, वो अनपढ़ है। तीसरी बात, किताबों की व्यर्थता जानने के लिए, किताबें व्यर्थ है। और अनुभव ज्ञान को सच्चा ज्ञान मानने के लिए, यस, वो एक्सपीरियंस को ही सच्चा ज्ञान मानता है, इसलिए वो किताबों को महत्व नहीं देता। तजुर्बा का अर्थ क्या है? हाँ, तुम्हें तजुर्बा नहीं है, तजुर्बा। तजुर्बा मीन्स क्या होगा आंसर? देख लीजिए, देखो देखो देखो, क्या आंसर है? तजुर्बा मीन्स अनुभव, एक्सपीरियंस। तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है। हमने 5 जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चंस सोल्व किए बेटा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, और वो है कि दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? बहुत परिवर्तन आया भाई, और कॉन्फिडेंस में हो गया, पढ़ना लिखना छोड़ दिया, और उसका मन जो है वो पतंगबाजी में लगने लगा, नई नई चीजें, और कॉन्फिडेंस यहीं पर गड़बड़ करता है। फिर बच्चा क्या करता है? अपने आप में बहुत ज्यादा समझदार समझने लग जाता है। बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? जब टेंशन में आ जाते थे तो क्या करते थे? कॉपी या किताब पर इधर उधर की व्यर्थ बातें बार बार लिखा करते थे, या कोई चित्र बनाया करते थे। जानवरों के, पेड़ पौधों के कुछ न कुछ चित्र बनाया करते थे, या उठपटांग लिखना शुरू कर देते थे। काहे के लिए? टाइम पास करने के लिए। छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा, और भी उसका फिर पालन क्यों नहीं कर पाया? सोचा था भैया, क्या सोचा था? अरे टाइम टेबल बनाते समय सोचा था दिन रात पढ़ा करूंगा, खेलकूद बिल्कुल नहीं, खेलकूद का टाइम नहीं रहेगा, खेलकूद में रुचि होने के कारण पुस्तकों में अरुचि हो गई। पहले तो प्रोग्राम यही बनाया था, खेलकूद का टाइम भी नहीं था टाइम टेबल के अंदर, पूरा कंटिन्यू पढ़ेंगे हम, कोई गैप नहीं होगा, कोई टाइम टेबल, उसके टाइम टेबल में खेलने के लिए समय नहीं था। लेकिन पूरा बदल गया, जैसे ही नजर आया मैदान और सारा प्रोग्राम कैंसिल। बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे? बड़े भैया छोटे भैया को सलाह देते थे क्या? दिन रात पढ़ने तथा खेल कूद में समय न गंवाने की सलाह देते थे। वह बड़ा होने के कारण उसे राह पर चलना सिखाना चाहते थे। वो चाहते थे कंट्रोल में रहे। बड़ा भाई होने के नाते लेखक को समझाते थे कि ये जो वेस्टिंग ऑफ टाइम आप जो कर रहे हो, समय का जो दुरुपयोग कर रहे हो भैया जी, इस दुरुपयोग को बंद करो और आप पढ़ना शुरू करो, ताकि हम घर जाकर के अपने माता पिता को यहाँ पढ़ाई करने का जो उद्देश्य लेकर आए हैं उसे हल करके बता सके। बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? जीवन की समझ अनुभव से आती है, एक्सपीरियंस से आती है, रटने से नहीं आती। कहा था बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ पुस्तक पढ़ने से नहीं अपितु दुनिया देखने से आती। पुस्तकें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। जिसे जीवन जीने का अनुभव अधिक है वही समझदार माना जाता है। जीवन जीने का एक्सपीरियंस जिसको ज्यादा है वही समझदार माना जाता है। इसलिए माँ बाप दादा दादी कम पढ़ लिख कर भी
अधिक ज्ञान और समझ की बातें करते हैं। कुछ हद तक काफी बातें देखो जीवन के एक्सपीरियंस से संबंधित भी होती हैं, क्योंकि हर चीज पढ़ाई लिखाई पर डिपेंड तो है, लेकिन इतना नहीं है। जीवन के अनुभव भी अपना महत्व रखते हैं। कहा वे घर खर्च, बीमारी, अन्य प्रबंध में पढ़े लिखों से भी अधिक कुशल थे। कौन? दादा दादी, माता पिता। हेडमास्टर से भी अधिक कुशल उनकी बूढ़ी मां थी, जिन्होंने अपने सुशिक्षित पुत्र की अर्थव्यवस्था को संभाला था और उनके घर परिवार के खर्चे को चलाया करती थी। तो जब इतने पढ़े लिखे हेडमास्टर साहब थे, उनका जो घर का खर्चा था वो भी उनकी मां चलाया करती थी। इसका मतलब पढ़ाई से ज्यादा एक्सपीरियंस, अनुभव महत्वपूर्ण है, ऐसा मानना है लेखक के बड़े भाई का। आपका क्या मानना है, मैं पूछूंगा आपसे। बड़े भाई की स्वभावगत विशेषताएं क्या थी? ये वो सारे क्वेश्चंस आ गए जो बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, आपको उन सबको देखना है। बड़े भाई साहब की स्वभावगत हैबिचुअल जो थे वो उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, देखो। बड़ा भाई महत्वाकांक्षी है, यस। बड़ा होने का सम्मान चाहता है, वो अपने आप को छोटे भाई का संरक्षक सिद्ध करने के लिए जी जान लगा देता है। वो ये चाहता है कि ये शो करे कि मैं उसका संरक्षक हूं। किसका? छोटे भाई का। मैं उसके लिए कुछ गलत नहीं कर रहा हूं, मैं लगातार उसके लिए कुछ प्रयत्न, कुछ प्रयास कर रहा हूं। घोर परिश्रमी और धुनी थे। बड़ा भाई चाहे पढ़ाई करने की ठीक विधि न जानता हो, किंतु उनके परिश्रम और धुन में कोई कोर कसर नहीं रहती थी। बड़ा भाई लगातार लगा रहता था पक्की धुन थी लगातार मेहनत करते रहने की। वो 3-3 बार फेल होकर भी उसी धुन में पढ़ते रहे और छोटे भाई को सलाह देते रहे। मतलब अपना व्यक्तित्व को बनाए रखने की धुन उनके अंदर थी। वो दिन रात पढ़ते थे। उनकी तपस्या बड़े बड़े तपस्वियों को मात कर रही थी। इतनी मेहनत कर रहे थे जितनी बड़ी बड़ी तपस्वी करते हैं। देखो, बुरा सबको लगता है, फेल होना इससे ज्यादा बुरा क्या है? हम साल भर पढ़ते हैं, साल भर पढ़ने के बावजूद अगर हम पास नहीं हो पाते तो फिर कितनी बेइज्जती की बात है। हर पूछने वाला यही कहेगा, हर व्यक्ति यही कहेगा, यार आखिर तुमने साल भर किया क्या था? इसलिए समय है, समय पर हम उसका उपयोग करें प्यारे बच्चों। उपयोग अगर नहीं कर पाए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि समय निकल जाता है, लौट कर वापस नहीं आता। जो बीच राह में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं, और जो लगातार चलते रहते हैं वो निश्चय मंजिल पाते हैं। माना कि दूर किनारा है पर सागर ने ललकारा है, यूं बैठे रहना हाथ बांध वीरों को नहीं गंवा रहा है। आप वीर हैं, आप योद्धा हैं, आप कर्मवीर हैं। आपको आगे बढ़ना है, सफलता प्राप्त करनी है। वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। वह 3-3 बार फेल होकर भी उसी धुन से पढ़ता रहता है। वो दिन रात पढ़ता है। उसकी तपस्या बड़े बड़े तपस्वियों को मात कर जाती है। बड़ा भाई उपदेश देने और बातें बनाने में बहुत कुशल है। वो अपने आपको बड़ा सिद्ध करने के लिए हर तर्क जुटा लेता है। कभी वो घमंडियों के नाश की बात करता है, कभी बड़ी कक्षा की पढ़ाई को कठिन बताता है, कभी परीक्षकों को बुरा भला कहता है। इन सारी चीजों को देने की जरूरत क्या थी? इतने बड़े बड़े लेसन होने की जरूरत क्या थी? इससे जीवन में क्या लाभ है? कई तर्क उनके हुआ करते थे। पढ़ाई लिखाई को बेकार भी वो कहा करते थे। कभी समझदारी की डींग हाँकते और कभी उम्र और अनुभव का महत्व बताया करते थे, और फिर कभी अपने आप को बड़ा सिद्ध किया करते थे। अपनी पूरी विचारधारा उनकी थी। वो अपने आप को बिल्कुल सतर्क और सही सिद्ध करना चाहते थे। किसके लिए? अपने भाई को समझाने के लिए। बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसी और क्यों महत्वपूर्ण माना? जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान जो हमने पढ़ा है, इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों है? हम जैसा कि पढ़ चुके, अब तक जान चुके हैं। क्या जान चुके? भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से जिंदगी के अनुभव को महत्वपूर्ण माना है। किताबी ज्ञान भूल सकता है आदमी, लेकिन जिंदगी में जो सीखा है, जो एक्सपीरियंस लिया है, वो कभी नहीं भूलता है। उसे महत्वपूर्ण माना है। उनके अनुसार अनुभव से ही जीवन की सही समझ विकसित होती है। उसी से जीवन के सारे महत्वपूर्ण काम सधते हैं, होते हैं। बीमारी हो, घर खर्च चलाना हो या घर के अन्य प्रबंध करने हो, इसमें उम्र और अनुभव काम आता है। वहां पढ़ाई काम नहीं आती। घर की व्यवस्था कैसे मैनेज करना है, कोई भी व्यवस्था, कोई भी सगाई संबंध समारोह है, उसे व्यवस्थित कैसे किया जाना है, लेखक के भाई साहब का विचार देखिए आप। वहां पर पढ़ाई काम नहीं आती है, वहां पर आईक्यू काम आता है, वहां सेंस काम आता है, वहां जीवन का अनुभव काम आता है।
पढ़ाई लिखाई नहीं काम आती। लेखक की अम्मा, दादा और हेडमास्टर सबकी बूढ़ी माँ के उदाहरण सामने हैं। वहां उम्र और अनुभव काम करते हैं भैया, पढ़ाई लिखाई काम नहीं करती। एक्सपीरियंस काम करता है, उम्र काम करती है। और इसीलिए लेखक के बड़े भाई ने जगह जगह पर यही समझाना चाहा है। क्या समझाना चाहा? कि जिंदगी में किताबी ज्ञान से अधिक क्या महत्वपूर्ण है? अनुभव महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारी चीजें आज के इस पाठ के अंदर हमने जानी समझी। आपको करना क्या है? जब आप हमारे अपने हैं, अपने बनकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो फिर इतना ध्यान रखना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। और आप मेरे बच्चे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा करके आप मेरे साथ जुड़ेंगे, मेरे साथ रहेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूं। एक बार फिर बताता हूं आपको, मैं मोशनाइट सब बच्चों के लिए और जो इस चैनल को देख रहे हैं उन सब के लिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म, बहुत बढ़िया चीज आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला हूं। बहुत सारी चीजें, बहुत अच्छी चीजें आपके लिए आएंगी, जिनके साथ आप मेरे साथ बिल्कुल जुड़े हुए रहेंगे। मैं ये चाहता हूं आप रिश्ता एक लंबा रिश्ता बने, आपको हिंदी के हर पार्ट को बहुत ही डीपली और बहुत अच्छी तरह से मैं आपको समझाऊं, आपको लेकर के जाऊं। मैं यही चाहूंगा मेरा हर बच्चा मेरे साथ जुड़ करके रहे, क्योंकि ये जो नई व्यवस्था है, इस नई व्यवस्था में एकमात्र यही माध्यम है बेटा, जिस माध्यम से हम आपके साथ जुड़ पाएंगे। तो मैं मोशन की ओर से पर्सनली आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी मेरे साथ रहे। मैं आपका अपना SM गौड़, श्याम मनोहर गौड़, मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से हिंदी फैकल्टी धन्यवाद करता हूं। थैंक यू।